Now your present tense has been completed. Now today I start past tense. Today I start past tense. पास्ट टेंस में आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, एज यू हैव बीन टॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया जा चुका है। आज मैं आपको बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कुछ आपको तो आइडिया होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। देखिए, रिकॉग्निशन सबसे पहले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, बिफोर स्टार्ट एक्शन देयर इज नीड ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो देखिए, पहले हम क्या आएंगे? सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे रिकॉग्नाइजेशन। क्या कंफर्म करेंगे? रिकॉग्नाइजेशन। कि कैसे पहचानेंगे कि आपका जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कुछ आइडिया आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्लियर ही हुई होगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वाक्य में ता है ती है आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई, या आ, ई, ए में से कोई आते हैं, में से कोई आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं। इस तरीके से आप लिखे हुए सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि द सेंटेंस रिटन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। या ता है ती है ते में से कोई आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और ता था ती थी ते थे में से या ई या आ ई में से कोई आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। आप इंग्लिश में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द टेंस विच टेल्स द एक्शन टू बी फाउंड कंप्लीटेड इन पास्ट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा टेंस क्या होता है? द टेंस इन विच द एक्शन इज फाउंड टू बी कंप्लीटेड इन पास्ट। इसमें कंप्लीट होना पाया जाता है पास्ट में, इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से भी आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, तो कंफर्म हो गया कि इसमें एक्शन क्या होता है, पास्ट में होना पाया जाता है। अब देखिए, इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो देखिए उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ आपको। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत, यानी अनुवाद के नियम के अंतर्गत जो है मैं इसको कंफर्म करता हूँ, है ना, कि कैसे किस तरीके से आपको इसको चेंज करना है, किस तरीके से आपको चेंज। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है इसको, जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो इंग्लिश में कैसे उसको चेंज करेंगे, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि ये दिया हुआ जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? देखिए, आपको जैसे मैंने बताया है कि टेंस का मतलब केवल किससे होता है? वर्ब से होता है। जिसको मैंने कई बार रिपीट कर रखा है कि टेंस का मतलब किससे होता है? केवल वर्ब से होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो सकता है, और इसके अलावा उसका कोई कंसर्न किसी से नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि इसमें वर्ब क्या होगा। तो देखिए क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा आपने कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पास्ट फॉर्म लगेगी। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? मेन वर्ब की
सेकंड फॉर्म हो जाती है, जो आप जानते होंगे शायद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि जैसे भाई मान लीजिए गो लिखा हुआ है, तो गो क्या होती है, ये वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट होती है। लेकिन यदि वेंट कह दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। आपके बुक में बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स दिए होते हैं, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या फिर आईएनजी फॉर्म है। सारे फॉर्म्स दिए होते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत होती है उस तरीके से आप यूज करेंगे। इसके लिए थोड़ा सेल्फ स्टडी की भी मदद ले लेंगे। देखिए तो क्या होता है, इसमें मेन वर्ब की डायरेक्ट क्या होती है, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर क्या होता है, यदि वाक्य निगेटिव में होता है, यदि आपका ये वाक्य क्या है, यदि वाक्य किस में होता है, निगेटिव में होता है। किस में होता है बेटा, निगेटिव में होता है, यानी नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है, यदि नॉट आ जाता है मान लीजिए आपके वाक्य में, तो फिर क्या हो जाता है, या हिंदी में नहीं शब्द होता है। क्या हो जाता है, नहीं शब्द आ जाता है। तो क्या करते हैं फिर हम डिड नॉट प्लेस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिड नॉट प्लेस क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि आप ये जान रहिए और हमेशा ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए इस बात को कि नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है कभी भी। यदि मान लीजिए नॉट आता है तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। यदि ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको लगा देते हैं, और नहीं दिया हुआ है तो डू डज या डिड में से कोई एक को मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका टेंस जो है वो पास्ट में है, इसलिए डिड माना। यदि आपका प्रेजेंट में होता तो डू या डज में से कोई एक माना जाता है, जैसे आपको बताया जा चुका है। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। और फिर क्या होता है, इसके बाद फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अदर वर्ड का। देखिए जैसे मान लीजिए अन्य शब्दों की इंग्लिश क्या होती है, पूर्वोक्त लिखते हैं। क्या होता है, अन्य शब्दों का जो अनुवाद है, का अनुवाद पूर्वोक्त करते हैं। कैसे करते हैं, पूर्वोक्त समझते हैं। जैसे पहले होता था उसी तरीके से करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। अब आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, क्या होगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, जैसे वाक्य संरचना कैसी होगी इंग्लिश में, तो क्या होगा, सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखते हैं, सब्जेक्ट की। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, है ना। इसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, अदर वर्ड, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है स्ट्रक्चर आपका पूरा होगा, जो किसका होगा, अफर्मेटिव का होगा। किसका होगा, अफर्मेटिव का। ध्यान रखिएगा, इसको आपको बताया जा चुका है कई बार इसको बताया जा चुका है पहले से ही। देखिए मान लीजिए ऐसे वाक्य निगेटिव में है, किसमें है, निगेटिव में है। तो निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद जैसे आपको बताया गया कि नॉट आता है तो नॉट वैसे नहीं लगाया जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो हेल्पिंग कोई ना कोई लेना पड़ता है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में होने के नाते क्या हेल्पिंग ले लिया मैंने, डिड ले लिया है। तो डिड प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई डिड लगता है तो उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अन्यथा सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। देखिए और फिर इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम OW से भी कभी कभी व्यक्त कर देते हैं। जैसे भी कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे OW लिखिए चाहे कॉम्प्लीमेंट लिखिए, बात एक ही होती है। उसके बाद जो शब्द बचते हैं उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। अब देखिए यदि आपका सेंटेंस मान लीजिए इंट्रोगेटिव में है, किसमें है, इंट्रोगेटिव में। इसको इरेज करता हूँ, आप नोट करते रहिएगा, नहीं तो फिर सेंटेंस आपसे स्ट्रक्चर छूट सकता है या फिर गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए अब मान लीजिए आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में होता है। किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में, जो आप ऑलरेडी कई बार पहले इसको पढ़ चुके हैं। देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव में होता है तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। तो इनके लिए बताया कि सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जिस टेंस में होते हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से ऐसे वाक्य शुरू होते हैं। जबकि क्या होता है, क्या आता है लेकिन इसकी इंग्लिश वर्ड नहीं लिखी जाती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ऐसे आपको कंफर्म हो चुका है कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिड होगा। डिड के बाद तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ये जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है या क्या से शुरू होने वाला वाक्य दिया हुआ है, इसको यस या नो टाइप का वाक्य भी बोलते हैं सेंटेंस इंग्लिश में। तो इसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि जो रिटन सेंटेंस है वो किस टाइप का है
है ना, या किस टेंस में है। देखिए फिर सेकंड टाइप में देखिए क्या है, सेकंड टाइप में देखिए, सेकंड टाइप में क्या होता है, ऐसे वाक्य होते हैं, क्या होता है बेटा, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड, देखिए बेटा QUE से मतलब क्वेश्चन है और W से मतलब वर्ड है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ऐसा वर्ड आता है तो फिर क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। इसकी इंग्लिश लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, QU, ये इसकी इंग्लिश लेंगे। इसके तुरंत बाद फिर क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे। फिर ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब के हमेशा क्या लगाएंगे, डिड आ जाता है तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, कभी सेकंड फॉर्म, तो आपका यूज मत कीजिएगा, अन्यथा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की इंग्लिश लिखेंगे। किस लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की, जो आपको बार बार बताया जा चुका है और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर आप उसको सेंड कीजिएगा, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। देखिए क्या है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया होगा कि यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो फिर हम कैसा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में है तो कैसा यूज करेंगे, या फिर देखिए या आपका यस या नो टाइप में है या क्वेश्चन वर्ड में है तो किस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे या कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें शायद आपको कंफर्म हो गई होंगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है यू विल कॉन्टैक्ट मी विद थ्रू दी कमेंट बॉक्स। ओके, अब देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ बनाने के लिए, या मैं बता देता हूँ किस तरीके से देखिए इसको आप ट्रांसलेट करेंगे एक एग्जांपल के रूप में। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया, वैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे सेंटेंस दे दिया गया कि इसे कह दिया जाए एग्जांपल में कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। क्या कह दिया जाए कि उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, ऐसे सेंटेंस दिया गया। देखिए क्या है, लास्ट में या आया है, क्या आया है, या आया है, तो इससे कंफर्म हो गया कि सेंटेंस आपका किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है, पास्ट, किसमें हो गया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में है। ये चीज कंफर्म हो गई। और पास्ट में जानते हैं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब के हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर नॉट या डिड का कोई यूज नहीं करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखिए अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसने है, इसमें कोई एक मेल की बात हो रही है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ही लिखेंगे। और इसके बाद क्या है, वर्ब, देखिए वर्ब क्या है, पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट, लेकिन इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो देखिए अपना गृह कार्य है तो ही के साथ अपनी इंग्लिश क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। क्या हो जाएगा बेटा, हिज होमवर्क, इस तरीके से होगा। और मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए कि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, ये जैसे कह दिया जाए कि, ऐसे कह दिया जाए कि उसने कल अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, या नहीं किया था, कुछ भी कह देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। देखिए ऐसे कह दिया जाए नहीं किया तो इसका मतलब ये निगेटिव में हो गया। अब निगेटिव स्टेट पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ही होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, और फिर क्या होगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड नहीं हो सकता, क्यों, चूंकि ऑलरेडी डिड आ चुका है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, हिज होमवर्क, गृह कार्य है तो आप लिखेंगे होमवर्क यस्टरडे। क्या हो जाएगा बेटा, कल की इंग्लिश क्या होती है, बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे। क्या होती है, यस्टरडे, YESTERDAY होगा। पढ़ लीजिएगा सही से, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए मान लीजिए ऐसा है, कोई क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है, जिसे कह दिया जाए कि क्या, मान लीजिए कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म करना है कि क्या उसने
क्या उसने कल अपना गृह कार्य पूरा कर लिया या कर लिया था, ऐसे कह दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है, वही टेंस रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा आपको हिंदी में कहने में अच्छा लगे उस तरीके से कह सकते हैं, कोई ऐसी बातें नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, ये क्या सबसे आज शुरू हो रहा है, तो आप डेफिनेटली इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप वाले में जाएंगे ना, जो क्या है यस या नो टाइप में होते हैं, या हिंदी से क्या, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, उसके लिए क्या होता है, इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, इसकी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या है, डिड है तो हो जाएगा डिड ही, क्या हो जाएगा डिड ही, क्या हो जाएगा डिड ही, फिर क्या हो जाएगा कंप्लीट, नॉट इसमें नहीं दिया है कोई बात नहीं है, डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, हिज होमवर्क yesterday, ऐसे आप कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। और ये ऐसे कह दिया जाए कि उसने कल अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, ऐसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि उसने कल अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, यदि ऐसे कह दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, इस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। देखिए वो क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। देखिए वाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, हिज होमवर्क yesterday, क्या हो गया बेटा yesterday। इस तरीके से इसका ट्रांसलेट होगा कि उसने कल अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, तो क्या हो जाएगा वाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क yesterday। इस तरीके से आप इन स्टेटस को ध्यान में रखते हुए, इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या फिर रिटर्न जो सेंटेंस है आपका इंग्लिश में उसको पहचान सकते हैं कि किस टेंस में है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल send me your problem through comment box. I will satisfy you in all respects. Thank you so much for today.